वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं और ये श्रृंखला ये है कि पटवारी 2017 में जो मैथ से गणित से जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हम सोल्यूशन देंगे आपको पर डे। तो आज हम आपके सामने जो पेपर लेके आए हैं वो 9 दिसंबर शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसको हम लेकर आ रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे गणित के प्रश्नों को। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे सामने जो प्रश्न है 2017 9 दिसंबर शिफ्ट 1 में जो गणित के प्रश्न पूछे गए थे आपसे वो है। देखिए, कोई भी एग्जाम हो उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको लगाना बहुत जरूरी होता है और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग के सामने ये एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न है गणित का वो यह है कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो व्यापम या कोई भी जो पेपर होते हैं उसमें बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा और उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, ठीक उसके क्या उत्तर सही आएंगे वो मैं बताऊंगा और वो भी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, प्रश्न ये है कि यदि 1 अप्रैल, ध्यान से देखिए, यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था, क्या बुधवार था, वेडनेसडे था, तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ता है ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे महीना कौन सा है, प्रारंभ कर रहे हैं अप्रैल से। ठीक है, तो अप्रैल से स्टार्ट कीजिए दिसंबर तक के महीने। तो अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है, मई के बाद जून आएगा, जून के बाद जुलाई आएगा। ठीक है, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर और अक्टूबर के बाद नवंबर और नवंबर के बाद क्या है, दिसंबर है। ठीक है, यहां तक के महीनों का जो है आपको ध्यान में रखना है। देखो, एक अगर अप्रैल महीने की बात की जाए तो इसमें दिन की संख्या होती है 30, मई में कितनी होती है 31, जून में भी 30, जुलाई में 31, अगस्त का महीना भी 31 दिन का होता है, सितंबर भी 30 दिन का होता है, अक्टूबर 31 दिन का होता है, नवंबर 30 दिन का होगा। और देखिए, दिसंबर पूरा नहीं लेना है, दिसंबर में 25 दिसंबर की डेट को पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप ये 25 लीजिए, मेरी बात समझे। अब देखो, इनको आप पूरा जो है वो ऐड करो। ठीक, तो देखो पहले ये जो 30-30 वाले हैं, 30-31 वाले हैं, उनको देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का 24, 240, ये सीधा सीधा कर लेते हैं। और एक एक एक्स्ट्रा जो दिन है 31 वाले महीने में उसको देख लेते हैं। एक ये है, 1 2 3 4, तो 4 ये जोड़ लेते हैं और प्लस ये 25 जोड़ लेते हैं। ये जो 25 दिन है दिसंबर का ये जोड़ लेते हैं। ये कितना हो गया, 5 4 9, 4 2 6 और 269। अब देखो, प्रश्न ये है कि 1 अप्रैल और 25 दिसंबर का डेट लिया है। दो चीजों के बीच में जब अब नंबर ऑफ डेज लेते हो या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात किया जाता है कि किसी पंक्ति में जो है 13वें नंबर से लेके 25वें नंबर के बीच में कितने विद्यार्थी बैठते हैं, तो आपको करना क्या होता है कि उनके बीच का जो गैप होता है उसमें से हम एक यहाँ पे घटाएंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो यहाँ पे आप एक घटा दो तो क्या आ जाएगा, फाइनली आएगा आपके पास 268। अब ये जो 268 डेज हैं इनको आप 7 से भाग दे दो। ठीक है, तो 268 डेज को आप 7 से भाग दे दो। क्यों, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और आपसे पूछा क्या जा रहा है, दिन पूछा जा रहा है, तो आप 7 से भाग दीजिए। तो 7 का 21। ठीक है, अब 26 में से 26 में से अगर 21 को घटा तो यहाँ हो गया 5, ये हो गया 8, 7 8 56, 56 हो गया यहाँ पे। अब देखिए 58 में से 56 गया, आ गया आपके पास 2। ठीक है, तो 2 जो रिमाइंडर है यही हमारे जो है काम का है। अब जो दिन होगा 25 दिसंबर को वो दिन होगा जो 1 अप्रैल को जो दिन है उसका दूसरा दिन। तो ध्यान दो, 1 अप्रैल को कौन सा दिन था, वेडनेसडे। क्या था, वेडनेसडे था, बुधवार। तो बुधवार के जस्ट नेक्स्ट क्या होगा, थर्सडे होगा। फिर इसके दूसरे दिन में कौन सा आएगा, दूसरे दिन में आएगा फ्राइडे। ठीक, तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आता तो अगला दिन 25 दिसंबर को जो दिन होता वो थर्सडे होता है यहाँ, लेकिन रिमाइंडर क्या है, 2 आया है। तो इस वजह से बुधवार के बाद का दूसरा जो दिन होगा वो होगा फ्राइडे। तो इस हिसाब से उत्तर क्या होगा, फ्राइडे, शुक्रवार। तो इस तरीके से अगर प्रश्न आते हैं, आपसे पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल यही मेथड इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो प्रश्न दिया गया है, एक सिंपल सा इक्वेशन है आपके सामने।
समीकरण। तो समीकरण क्या है, तो समीकरण जो है 2x प्लस 3y बराबर 8 है, चलो मान लिया। फिर 5x प्लस 4y बराबर 13 है, ये भी मान लिया। अब इसमें x और y का मान बताना है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो 2x प्लस 3y बराबर क्या इन्होंने बोला 8, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है 5x प्लस 4y, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखो करते क्या है, आप लोग जो है 6, 7, 8 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसको हम बराबर कर लेंगे। तो बराबर कैसे कर लेंगे, आप देखो इसमें जो है आप 5 से गुणा कर दो समीकरण 1 में, और इसमें समीकरण 2 में जो आप 2 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 15y इक्वल टू 40, ठीक है। अब इसको 2 से गुणा करेंगे दूसरे समीकरण में, तो 2 पचे 10, 10x प्लस 2 चौका 8, 8y, 13 दूना का 26, ठीक है 26। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 15y में से 8y गया 7y, 7y इक्वल टू हो गया 14। तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो गया 14/7, मतलब 14/7, ये वैल्यू आ गई 2। तो y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया 2। अब इस y का मान जो है किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। चलो समीकरण 1 में रख के देखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y, तो y की वैल्यू क्या थी 2, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 6, 3 दूना का 6, ये हो जाएगा 6 बराबर 8। तो अब 2x बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, ठीक। तो x बराबर 1, y बराबर 2, ऑप्शन नंबर ये सही है 1। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के। ये देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या है, एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, 8 भुजाएं हैं तो अष्टभुज बोलेंगे, ठीक। आपने देखा होगा जिसकी 4 भुजाएं होती हैं आप चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक। जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उनको आप त्रिभुज बोलते हैं। तो उसी तरीके से अगर 8 भुजा है तो क्या बोलेंगे, अष्टभुज बोलेंगे। 6 भुजा होती तो खष्टभुज बोलते, 5 भुजा होती तो पंचभुज बोलते, 10 होती तो 10 भुज बोलते। तो यहाँ पे पूछा है 8, तो 8 भुजा तो मतलब अष्टभुज। नेक्स्ट देखिए यहां पे जो प्रश्न है कि ये पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये जो 1575 है इसका गुणनखंड कर देगा, ठीक है। तो 1575 अगर आप इसको तोड़ोगे तो 5 से भाग दो तो क्या होगा, ये देखिए इस तरह से करके देखें हम लोग, 5 से भाग देते 5 3 15, और ये 315। फिर आप 5 से भाग दो इसको तो क्या हो जाएगा, 5 छके 30 और 5 तिहाई 15। अब ये है 63। अब 63 में अगर हम देखें तो पहले हम 3 से भाग करके देखते हैं, ठीक है। 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूना का 6, 3 एकम 3, 21 होगा। फिर 3 से इसको भाग दो तो ये क्या आ जाएगा, 3 सत्ते 21। अब देखो 7 जो लास्ट में आ रही है एक अभाज्य संख्या आ रही है, ठीक। तो इसकी पेयरिंग करने के लिए आपको करना क्या होगा कि एक 7 से गुणा करना पड़ेगा, तभी इसकी पेयरिंग हो पाएगी। इसका मतलब उन्होंने जो पूछा था कि 1575 में किस संख्या से गुणा किया जाए, तो ये जो 7 है 7 को तो फिर हम फर्दर ब्रेक डाउन कर नहीं सकते, तो 7 को करना है 7 से ही हम गुणा कर दी इस संख्या में, तो इसकी पेयरिंग हो सकती है। क्योंकि देखो 5 5 की पेयरिंग हो गई, इसकी पेयरिंग हो गई, तो 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब ये बन रहा है 7, जो शेष बन रहा है इसके 7 के साथ आप गुणा कर दो। तो अगर 7 के साथ इस तरह से गुणा कर दोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो इसका मतलब कि जो संख्या चाहिए वो क्या चाहिए, वो चाहिए 7। या ये कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड करने के बाद जो एक रिमाइंडर आए उसकी जो पेयरिंग करेंगे उसी नंबर के, वही उसका जो है वो गुणन संख्या होगी, और उसी का गुणनफल जो होगा वो एक पूर्ण वर्ग बनेगा। यहाँ पे देख लिए
सभी ये 5 के ऊपर स्क्वायर है, 3 के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे 7 के ऊपर स्क्वायर करने के लिए आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा। किसमें? 575 में। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अब देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि 80-75 को, ध्यान दीजिए, 80-75 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो इन संख्याओं का योगफल है। तो 80-75 है, ठीक है, इनको जो है गुणनफल 80-75 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल की बात की जा रही है, उसमें लिखा जाता है। तो अगर 80 ये 75 है, ध्यान दो, 80-75 या 8075, तो इसको आप अगर गुणनखंड में करोगे तो ये कुछ गुणनखंड 90 के आसपास आएगा, राइट, 90 के आसपास आएगा। तो इसमें एक संख्या आप 85 और दूसरी संख्या आप 95 लो। क्या? 85 और 95, क्योंकि यही जो संख्या है आपस में गुणा करके 80-75 बनाएगी। ठीक, दो डिजिट की बात की जा रही है। तो इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आपको करना क्या है कि उसके आसपास की जो संख्या है, ठीक है, मतलब जैसे 80 है तो उसके आसपास जो स्क्वायर वाला है, ठीक, तो 80 है तो 90 का स्क्वायर करोगे तो 8100 हो जाएगा। अगर 90 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8100। तो इसका मतलब 80-75 इस तरह की अगर संख्या दी है तो 90 के आसपास वाली ही डिजिट होगी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये संख्या अगर आपको मिलती है 85 और 95 और आप इसको ऐड करोगे, यही जो कि प्रश्न है, तो ये हो जाएगा 0, 8 9 17 और 8 180। तो इस हिसाब से इसका जो उत्तर होगा वो होगा 180। ठीक, नेक्स्ट, अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 पढ़ा। निम्न कथनों में सत्य बताना है। तो अब्दुल रीड हाफ डाइट ऑफ अकबर, ये सत्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। अगर 2/5 ही भाग पढ़ा है ना, कौन? अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ा है। और अब्दुल 100 पृष्ठों वाली पुस्तक है 25 पृष्ठ पढ़ता है। तो 25 पृष्ठ 100 पृष्ठ में कितना हुआ? आधा नहीं हुआ, वो हो गया 1/4। तो यहाँ पे तो क्या बोला है कि अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा है। तो और अकबर ने उसी पुस्तक का कितना पढ़ा है? 2/5। इसका मतलब उसने 40 पेज पढ़ा है। किसने? अकबर ने। अकबर ने जो है 40 पेज पढ़ा और अब्दुल यहाँ पे कितना पढ़ा है? अब्दुल ने पढ़ा है 25 पेज। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि अब्दुल ने अकबर का आधा पढ़ा है? जी नहीं। अगर आधा की बात होती तो अगर अब्दुल 20 पेज पढ़ा होता तब जाके आधा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन प्रश्न पूछा किया जा रहा है कि कौन सत्य नहीं है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। नेक्स्ट, ओके, 2 का क्या घात 2/10 का आधा होगा। अगर किसी भी चीज का अगर हम आधा करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है, अगर उसको आधा करना है तो आप क्या करते हो? x/2 करते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे संख्या क्या है? 2 टू पावर 10/2 कर देना आपको। अच्छा, किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 1 कर दें तो वो संख्या वही रहती है। ठीक, तो अगर हम ये चीज को कुछ इस तरीके से लिखें तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, 2 टू पावर 1 करके। अच्छा, जब बेस आप देख रहे हो कि दोनों जगह 2 है, तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 2 टू पावर 10 टू पावर -1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 टू पावर 9, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ये देखो, इफ द डायगोनल, ये इंग्लिश में लिखा है, इफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 65 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 63 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर साइड। तो यहाँ पे आपको एक आयत कंसिडर करना है। ये है आयत, राइट, ये है आयत। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें ये बोला जा रहा है कि इसका जो विकर्ण है वो है 65 सेंटीमीटर। कितना? 65 सेंटीमीटर। और इसकी एक भुजा जो है वह है 63 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपको एक राइट एंगल दिखने लगा, तो यहां से इस भुजा को आप निकाल सकते हैं। ये भुजा कैसे निकलेगी? सिंपल सा पाइथागोरस प्रमेय का आप फॉलो कीजिए। तो इसमें आप 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट कर दीजिए। ठीक है,
जब आप इसको करेंगे तो ये वैल्यू आएगी √256। तो अंडर 256 आप जब करेंगे तो वैल्यू आएगी 16। ठीक, इस तरह से ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ये देखिए, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि औसत निकालिए। तो प्रश्न क्या है, तो 17, 21, 27, 18 और 17 का औसत निकालना है। तो ये कितनी संख्या है, 5 संख्या। इन पांचों संख्याओं को आप जोड़ दो। ठीक, इन पांचों संख्याओं को आप जोड़ दो और जोड़ने के बाद आप 5 से भाग दे दो। तो इन पांचों संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी 100। तो 100 बाई 5 ये हो गया 20। उत्तर 4। नेक्स्ट, ये देखिए, दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन से मतलब ये है कि यहां पे दिया हुआ है रूट, ध्यान दो, √ 625 मतलब 625 बटे 100, ये पूरा है। ठीक है, 125 बराबर x√5। इस तरीके के प्रश्न है। तो रूट को हटाने के लिए आप क्या करो कि दोनों का जो है आप स्क्वायर कर दो। तो इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो फिर स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 बटे 125 बराबर x² बटे 5। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब यहां से 125 और 625 ये कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 बटे 1 कर सकते हैं हम, बराबर x² बटे 5। अब यहां से x² बराबर क्या हो जाएगा, यहां से x² बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 ये 25। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √25। √25 की वैल्यू होती है 5। उत्तर पहला। अब आते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, धनात्मक पूर्णांक x, y और z, जहां पे x गुणे y 14 है, ठीक, y गुणे z 10 है, z गुणे x 35 है। ठीक, तो आपको बताना है x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। तो देखो, यहां पे आपको देखना है x गुणे y क्या है, 14 है। तो ये वैल्यू क्या हो सकती है, ये वैल्यू जो है वो 2 गुणे 7 ही होगी। ठीक, क्योंकि 14 का जो गुणनखंड है इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, तो x गुणे y कुछ ऐसा है, क्या, 2 गुणे 7। लेकिन यहाँ पे ये डिसाइड नहीं है कि यहाँ पे x 2 है कि y 2 है, या x 7 है कि y 7 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस तरह से लेके चलो। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, y इंटू जेड बराबर 10 है। तो ये भी क्या होगा, 2 गुणे 5 होगा। तो y गुणे जेड आप 2 गुणे 5 देखिए। ठीक, इसको हम 14 कर देते हैं, इसको हम 10 कर देते हैं। इसका मतलब y यहां से आपको पकड़ में आ गया, क्योंकि x इंटू वाई 2 गुणे 7 है, 14 हो गया। y गुणे जेड क्या है, 2 गुणे 5 है। तो यहां से y आपको पता चल गया, y बराबर है 2। तो अच्छा, अगर y बराबर 2 है तो x बराबर आपको पता चल गया, क्या, x बराबर यहां से आप पता कर सकते हो, ये हो गया 7। अच्छा, जब x बराबर 7 पता चल गया तो यहां पे z बराबर क्या पता चल गया, 5। ठीक, अब इन्होंने पूछा क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड आप करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 7, जो कि x की वैल्यू है, y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू जो है वो है 5। 7 2 9 5 14 14, ऑप्शन नंबर 3। अब ये प्रश्न को देखते हैं। एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले कितनी थी, 27 वर्ष थी। कितने वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। ठीक है, अब उनका विवाह हुआ, जब उनका विवाह हुआ था। अब पति पत्नी और उनके पुत्र की जो औसत आयु है वो है 24 वर्ष। देखो, पति और पत्नी दोनों की जो औसत आयु है 7 वर्ष पहले वो है 27 वर्ष। तो दो लोगों का अगर औसत 27 है 7 वर्ष पहले, तो उस हिसाब से क्या होगा, ये हो गया 27 दूना का 54। ठीक है, 27 इंटू 2, क्योंकि पति और पत्नी का औसत क्या है, 27 है, प्लस कितने साल पहले, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले तो पत्नी भी 7 साल छोटी होगी और पति भी 7 साल छोटा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर 7 साल पहले अगर 54 है
ठीक है, टोटल दोनों को मिला के। तो आज की डेट में अगर हम बात करें कि पति और पत्नी की वर्तमान आयु कुल कितनी होगी, तो 14 में आप क्या करोगे, पत्नी का भी साथ जोड़ो और पति का भी साथ जोड़ो, तो मतलब 54 में आप 14 जोड़ोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको 68। तो वर्तमान दोनों की कुल जो आयु है 68 ईयर है। अब प्रश्न में आगे ये बोला गया है कि पति पत्नी और उनके पुत्र की जो औसत आयु है वो है 24 वर्ष। अगर तीन लोगों की औसत आयु 24 वर्ष है तो तीनों की कुल आयु कितनी होगी, मतलब हस्बैंड को एच से मानिए, वाइफ को डब्ल्यू से मानिए और जो पुत्र है उसको एच से मानिए। तो हस्बैंड वाइफ और सन तीनों की जो वाइफ कुल जो उम्र हो जाएगी 24 गुणे 3। 24 गुणे 3 कितना होता है, 72। अच्छा, पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक, पति और पत्नी, उनकी उम्र कितनी है 68। तो यहाँ पे हम 68 रख दें तो 68 प्लस पुत्र की आयु बराबर है 72। तो पुत्र मतलब सन की उम्र क्या हो जाएगी 72 माइनस 68 बराबर 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4। अब देखो ये प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि लुप्त संख्या x निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2x है, 3 12 है, 6 24 है। तो इन दोनों को देखो आप लोग, तो 3 का रिलेशन 12 के साथ कैसा है, 3 चौका 12, 6 का 24 के साथ कैसे, 6 चौका 24। तो उसी तरीके से 2 का 4 गुना 2 चौका 8, तो x बराबर 8। उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.5 मिनट में एक खंभे को पार करती है, तो 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए यह कितना मिनट में ये पार करेगी। ठीक है, तो देखो 0.4 मिनट का मतलब हो गया 24 सेकेंड। ठीक है, कितना 24 सेकेंड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 0.4 मिनट में कितने सेकेंड, तो 24। ठीक, निकलता कैसे है, ये इस तरह से आप कर सकते हो। अगर 10, ध्यान दो, अगर ये अगर इसको 100 में कंसीडर करो, ठीक है, या ये डेसिमल में चल रहा है, ठीक, तो पहले इसको हम 100 में करते हैं। तो ये 100 में है क्या, ये 100 में 0.4 का मतलब हो गया 40। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 100 में अगर कोई चीज़ 40 है तो 60 में कितना होगा, 24 होगा। इसको इस तरह से आप कर सकते हैं 40 × 60 अपॉन 100। ठीक है, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 24। अब देखो, अच्छा, तो 300 मीटर जो लंबी ट्रेन है वो 0.4 मिनट या ये कहें 24 सेकेंड में होती है। तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हैं ट्रेन की, क्या हो जाएगा 300 मीटर अपॉन 24, कितना टाइम लगता है 24 सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काट के देखते हैं। 6 से 6 चौका 24, 6 पचे 30, 50/4 या ये कह सकते हैं 12.5। ठीक, 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये तो है ट्रेन की स्पीड। अगर ट्रेन की स्पीड पता चल गई है तो अब इस ट्रेन द्वारा टोटल तय की गई जो दूरी है, देखिए अगर 50 मीटर लंबा पुल है, अगर 450 मीटर लंबा पुल है, ठीक, कितना है, ये मान लो कि ये पुल है, ठीक है, इस पुल से इस ट्रेन को गुजरना है, ठीक है, 450 मीटर, राइट। और ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर, तो 450 मीटर तो पुल हो गया, इसमें से जो ट्रेन की लंबाई है वो है 300 मीटर। तो आप क्या करोगे, 300 मीटर प्लस 450 मीटर, ये हो जाएगी टोटल दूरी। तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 750 मीटर। अब अगर स्पीड जो है वो 12.5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, तो 750 में आपको क्या करना है, 12.5 से भाग देना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60 सेकेंड, या तो आप 60 सेकेंड कहिए या 1 मिनट कहिए। इसका उत्तर हो गया 3। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 5, 10, 15, 20, ठीक, श्रेणी में 15वां पद आपको ज्ञात करना है। तो अगर पहला पद यहाँ पे जो है 5 है,
दूसरा 10 है, तीसरा 15 है और चौथा 20 है। तो ये 100 क्या कर रहा है? ये 100 ये कर रहा है कि ये 5 का पहाड़ा है। ठीक है, क्या है? 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूना का 10, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। तो इसी तरीके से 15वां क्या होगा टर्म? तो 5 का 15वां करे तो 15 पचे 75। सिंपल सा क्वेश्चन है, 75। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न ये है कि कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 3:5 है। क्या? 3:5 है। यदि अब से 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए, अगर कोई किसी का एज डिफरेंस आज की डेट में 12 वर्ष है तो 10 साल के बाद भी तो डिफरेंस दोनों के बीच में 12 साल ही होगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि कुणाल जो है वो 3x है तो गणेश कितना हो जाएगा? 5x। ठीक, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस कितना है? 12 साल का। इसका हम ये कह सकते हैं कि 5x माइनस 3x इजकल टू 12। तो ये क्या हो गया? 2x इजकल टू 12। तो x बराबर 12/2, ये हो गया 6। तो x बराबर 6 हो गया। अब ये क्या पूछ रहे हैं? कुणाल। तो कुणाल की उम्र हम लोगों ने क्या माना था? 3x। तो x बराबर 6, तो 3x बराबर 6 18। 18 ये प्रश्न का उत्तर हो गया। नेक्स्ट ये देखो, एक संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, ये है 361। वो एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो मान लिया कि अगर कोई संख्या जो है वो x है। ठीक, उस x संख्या को आपने 361 से विभाजित किया तो जो रिमाइंडर है वो आया, मतलब जो शेषफल आया वो 47 आया। तो आपको ये पूछा जाए कि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो इस कंडीशन में करते क्या है, इसको आराम से समझिए। बहुत ही सिंपल तरीका होता है ऐसे प्रश्नों को करने का। मान लो कि ये संख्या x है, इसको आपको भाग दिया आपने 361 से। ठीक, अब रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर मतलब शेषफल जो आया वो आया 47। देखो, अब पूछा जाए कि अब इसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा? तो आपको करना क्या है कि जैसे यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है 19 से भाग देने में, तो आपको करना क्या है कि जिस संख्या से पहले विभाजित किया जा रहा है उस संख्या को अब इस 19 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे 361 है, 361 को आप 19 से भाग दो। ठीक, अगर ये पूरा कट जाता है, ठीक, फिर उसके बाद आप जो ये रिमाइंडर आया था 361 से भाग देने पे, फिर इसको आप डिवाइड करो। तो पहले इसको देखते हैं, 361 को 19 से भाग देंगे तो 19 एकम 19। ठीक, और ये 19 बार जाएगा, इसका मतलब ये पूरा कट जाना है। अब जब ये पूरा कट गया तो अब आपका जो दूसरा जो पॉइंट होगा ये होगा कि जो रिमाइंडर आया था उसको आप 19 से भाग दीजिए। अब जब आप 19 से इसको भाग दोगे तो भाग देके देखते हैं, 19 दूना 38। ठीक, 47 में से 38 जब घटाओगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9। अब 9 यहाँ पे रिमाइंडर आया, कब? जब इस 47 को भाग दे रहे हैं। क्योंकि हम 47 में 19 से डायरेक्ट इसलिए भाग दे देंगे क्योंकि जिस संख्या को पहले जिस संख्या से भाग दिया जा रहा था वो थी 361। अब 361 को जब हम 19 से भाग देते तो कट गया। तो जब जो रिमाइंडर होगा अब हम डायरेक्ट जो है 19 से भाग देंगे और वो जो रिमाइंडर होगा वही रिमाइंडर होगा उस संख्या का। जब हम विभाजित करेंगे 19 से तो जो शेषफल आएगा वो आएगा 9। तो इस हिसाब से ये प्रश्न का उत्तर हो गया तीसरा, 9। ओके, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच में अनुपात, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर एक शंकु की बात किया जाए तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? 1:3 का आयतन का, ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं
इस प्रश्न को देखो, इसमें पूछा गया है सिंप्लीफिकेशन का है, सरल कीजिए। 27/3 इंटू 3⁴ इंटू √3⁻7 इंटू 3⁴ ये आपके पास है। अब देखो ये है 3⁴ और ये है 3⁴, ये कैंसिल कर दो। अच्छा, ये जब कैंसिल हो गया तो ये जो 27 है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3⁴। अच्छा, अब ये जो है 3⁻⁵ है इंटू ये जो ब्रैकेट में आप 3⁻⁷ है, इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3⁵ इंटू 3⁻⁵ इंटू 3⁻, इसको जो है यहाँ पे 3 ना करके अभी इसको यहीं पे रखो, ठीक है, इसको यहीं पे रखते हैं। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा -7/3। अब देखो यहाँ पे ये जो बेस है ये समान है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3⁻3 इंटू ये -5/3 और -7/3 ये जुड़ जाएंगे क्योंकि इनका बेस जो है वो समान है और इनका गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम ये कर देते हैं, -5/3 प्लस -7/3 करोगे तो ये हो जाएगा -12/3। तो ये हो जाएगा 3⁻⁻12/3। ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 3⁵ इंटू 3⁻⁻4। अब इसको करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे फिर इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -4 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3⁻⁻1। तो 3⁻⁻1 को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं इसके अगले प्रश्न के बारे में। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 से विभाज्य है, आपको बताना है वह संख्या जो 3 से विभाज्य है। देखिए 3 से विभाज्य संख्या आपको अगर पता करना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जो भी यहाँ पे डिजिट दी हुई हैं इन सारी डिजिट को आपस में जोड़ दो और जो वैल्यू आए उसको आप 3 से भाग देकर देखो तो क्या वो भाग हो जाता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो 3 से वो विभाज्य है। तो एक एक करके देख लेते हैं। देखो ये है 8 2 10, 10 7 17, 17 6 23, 4 27, 3 30, 2 32, 3 35, ठीक। ये हो गया 35। तो 35 में 3 से भाग दोगे तो ये नहीं कटना है, ये विभाज्य नहीं है। इसको देख लेते हैं। 9 8 17, 17 6, 23 6, 29 3 32, 32/3 करोगे तो ये भी नहीं भाग जाना है, ये भी नहीं कटेगा। इसको देखते हैं 23 मतलब 2 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6, 14 6 20, 20 7 27 और 27 और 8 35, ये भी 35/3 है, इसका भी भाग नहीं जाना है, ठीक है। 35/3 करोगे ये नहीं कटेगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है, ये भी भाज्य नहीं होना है। अब इसको देखते हैं 4 और 6, 6 4 10, 2 12, अब ये आ गया 12, 12/3 करोगे तो ये तो कट जाएगा ना। तो अगर ये कट गया इसका योग तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो दोस्तों ये जो है हमारे सामने कुछ मैथ के क्वेश्चन थे जिसको हमने जो है वो कोशिश की सॉल्व करने की। ये श्रृंखला या ये सेशन आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे जो है अगले वर्ष के या ये कहें अगले शिफ्ट के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।